नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मेरा वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आया, उसकी वजह ये थी कि राखी की वजह से हमारे दफ्तर में छुट्टी थी। हालांकि मैं दफ्तर आया ज़रूर था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं थी। तो ईमानदारी से बताऊं तो जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाता रहा, लेकिन आप लोगों के लिए कहानी लेकर नहीं आ सका, और उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। और एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेंगलुरु में क्राइम तक के ज़रिए मिली जो मेरी बहन है उमा शर्मा जी, उन्होंने वहाँ से राखी भेजी थी, और ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट है और मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो उनको मेरी ओर से स्पेशल थैंक्स। बाकी सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी, ये वाकया राजधानी दिल्ली से शुरू होता है और इसका खात्मा पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में जाकर होता है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम गोपी चंद मौर्य था, 35 साल की उम्र थी, वो एक रोज़ अचानक गायब हो जाते हैं। और गायब जो है न तो घर से होते हैं और न तो ड्यूटी से होते हैं, बल्कि ड्यूटी से छुट्टी लेकर उन्होंने घर जाने की प्लानिंग की थी और इसी बीच से वो कहीं चले जाते हैं। असल में 26 मार्च से 10 अप्रैल तक के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी और उनका घर दिल्ली के पास ही मेरठ में था। लेकिन हुआ यूं कि छुट्टी लेकर वो अपने वर्क स्टेशन से निकले तो ज़रूर, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे। घर वाले बहुत परेशान रहे, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, बात नहीं हो पा रही थी। तो हार कर जो गोपीचंद मौर्य की बीवी हैं, उन्होंने 28 मार्च को मेरठ में ही अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। मेरठ पुलिस ने इस सिलसिले में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज की और सबसे पहले पुलिस ने गोपीचंद मौर्य के सीडीआर को एग्जामिन करने का फैसला किया, देखने का फैसला किया। तो पुलिस ने गोपीचंद की सीडीआर निकाली और सीडीआर निकालने के बाद पुलिस ने यह तय किया कि गोपीचंद की लोकेशन वो ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस काम में उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि गोपीचंद का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और आखिरी बार जो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वो गोपीचंद के घर के आसपास यानी मेरठ के इर्द गिर्द ही स्विच ऑफ हुआ था। लेकिन इसके बाद वो कहाँ गए, किससे मिले, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। तो खैर, सीडीआर के ज़रिए पुलिस ने सोचा कि जिन लोगों से गोपीचंद की आखिरी बार बात हुई होगी और जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई होगी उसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन इस तरह के कई सारे कॉल्स थे, कई सारे नंबर थे जिनसे गोपीचंद की अपनी गुमशुदगी से पहले लगातार बात हो रही थी। तो पुलिस किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई और पुलिस किसी आदमी को पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी जो उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हो। तो ऐसे में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती रही और पुलिस ने तफ्तीश करते करते पुलिस ने एक रोज़ जो है गोपीचंद की बाइक बरामद की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाइक जो है कहीं और नहीं बल्कि मेरठ के पास हस्तिनापुर में गंगा नदी से बरामद हुई। अब जब ये बाइक गंगा नदी से बरामद हुई तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गोपीचंद ने अपनी जान दे दी हो, गंगा नदी में छलांग लगा दी हो और मौत हो गई हो, लाश बहकर कहीं चली गई हो, बाइक रह गई हो। पुलिस अब इसे कुछ दिनों के लिए सुसाइड वाले एंगल से भी एग्जामिन करती रही, उसकी जांच करती रही। लेकिन पुलिस को इस कोशिश में भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। दिक्कत ये थी कि जिस जगह बाइक मिली थी उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और उस जगह के जो अप्रोचिंग रोड्स हैं वहाँ पर भी कोई ऐसा कैमरा या कोई ऐसी लीड पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। किसी ने देखा हो गोपीचंद को जाते हुए, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बाइक यहाँ पर कैसे पहुँची। क्या ये मामला सुसाइड का है या सिर्फ गुमशुदगी का है, गोपीचंद कहीं गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपीचंद ने अपना डेथ फेक किया हो, कई इस तरह के भी मामले होते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं गोपीचंद की जान ही ले ली गई हो। बहुत तरह के सवाल थे और पुलिस जो है क्लूलेस थी। इस बीच पुलिस ने फिर ये तय किया कि अगर मोबाइल फ़ोन के सीडीआर से गोपीचंद की करंट लोकेशन का पता नहीं चल रहा है और सीडीआर से ही ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि गोपीचंद की गुमशुदगी के पीछे कौन सा शख्स है, तो क्यों नहीं एक बार गोपीचंद के यूपीआई डिटेल को खंगाला जाए और ये देखा जाए कि गोपीचंद के आखिरी दिनों में किस किस से रुपए पैसों को लेकर ट्रांजैक्शन हुआ था। तो जब पुलिस ने ये एफर्ट की तो पुलिस को बहुत ही, जिसे कहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले।
बहुत सकारात्मक कोशिश पुलिस की ये साबित हुई। दरअसल पुलिस ने ये देखा कि 26 मार्च को जिस रोज़ गोपीचंद ने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली थी, उस रोज़ गोपीचंद ने तकरीबन 1 लाख रुपए एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। और 1 लाख रुपए एक कांस्टेबल का ट्रांसफ़र करना उस अकाउंट में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आखिर ये आदमी कौन था, किसे गोपीचंद ने छुट्टी लेते ही 1 लाख रुपए दिए थे? पुलिस ने जब इस अकाउंट और इस यूपीआई की डिटेल निकाली तो पता चला कि इस अकाउंट में गोपीचंद ने 1 लाख नहीं बल्कि किश्तों में तकरीबन 5 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए जमा कराए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत अहम और बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी। अब पुलिस ने ये तय किया कि पुलिस गोपीचंद के घर वालों से पूछेगी कि भाई ये आदमी कौन है जिस आदमी के अकाउंट में गोपीचंद लगातार रुपए पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब घर वालों से बातचीत हुई तो घर वाले उस आदमी को लेकर या उस यूपीआई आईडी को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दे पाए। यानी गोपीचंद ये जो काम कर रहा था घर वालों से छुपा कर रहा था। इतने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करना और किसी एक आदमी को इतने रुपए देना, इसके बारे में घर वालों को पता नहीं होना, यह अपने आप में एक रहस्यमयी बात थी। अब पुलिस ने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि वो आदमी जो है उसका नाम है गणेशानंद और वो पेशे से एक तांत्रिक है। तांत्रिक मतलब आप जानते हैं, तंत्र मंत्र करने वाला और इस तरह की तांत्रिक सिद्धियों के ज़रिए किसी की बिगड़ी बनाने वाला या किसी को सज़ा दिलाने वाला। तो कुछ इस तरह का वो रहस्यमयी कैरेक्टर था जिसका नाम था गणेशानंद। पुलिस अब गणेशानंद की तलाश में लगी तो पता चला कि गणेशानंद का वहीं गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर में एक आश्रम है। पुलिस उस आश्रम में पहुंची तो इत्तेफाक से पता चला कि गणेशानंद आश्रम में नहीं है और चित्रकूट गया हुआ है। पुलिस अब इंतज़ार करने लगी बड़ी खामोशी से। और पुलिस जब गणेशानंद के आश्रम में पहुंची थी तब भी वो खुफिया तरीके से पहुंची थी, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि पुलिस की टीम आई है, गणेशानंद को ढूंढ रही है। इस तरह की बातें पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की थी। पुलिस को लग रहा था कि गणेशानंद का इस मामले से कोई ना कोई रोल हो सकता है। ऐसे में पुलिस इंतज़ार करती रही और फाइनली जब गणेशानंद चित्रकूट से लौटा तो पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया। उससे गोपीचंद मौर्य की गुमशुदगी के बारे में पुलिस ने पूछा। शुरू में उसने हीला हवाली की, लेकिन बाद में उसने ये कबूल कर लिया कि गोपीचंद मौर्य अब इस दुनिया में नहीं है। वो गोपीचंद का कत्ल कर चुका है और कत्ल करके उसकी लाश गंगा नदी में बहा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जो सीएम की सिक्योरिटी में तैनात हो, उसका कत्ल एक तांत्रिक क्यों करेगा, क्यों कर सकता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सब पता करना फिलहाल पुलिस के लिए ज़रूरी था और अपने आप में ये बड़ी अजीब सी कहानी थी। तो पुलिस ने जब गणेशानंद से पूछा, जो ऑलरेडी कत्ल की बात कबूल कर चुका था, तो उसने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है। असल में गोपीचंद और उसकी बीवी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच में अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती थी, खटपट होती थी। बहुत मुमकिन है कि गोपीचंद शायद कहीं और भी इन्वॉल्व हो, अदरवाइज़ लड़ाई जो है इतनी ज़्यादा होने की तो कोई वजह नहीं है। और वो भी तब जब बीवी मेरठ में रहती है और गोपीचंद खुद जो है दिल्ली में पोस्टेड है, तो दिल्ली में ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर बीवी से इतनी तलखी और इतनी लड़ाई झगड़ों वाला सिचुएशन था तो मामला कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर रहा होगा। पुलिस ने बीवी से भी लगातार बातचीत जारी रखी, गोपीचंद से रिश्तों को लेकर पूछताछ की। और जब तांत्रिक से पूछा तो तांत्रिक ने बताया कि गोपीचंद दरअसल अपनी बीवी का कत्ल करवाना चाहता था और इसी कत्ल के लिए उसने तकरीबन 2 साल पहले 2 लाख रुपए जो है सुपारी के तौर पर गणेशानंद को दिए थे और कहा था कि वो अपनी तांत्रिक सिद्धि और तांत्रिक विद्या के द्वारा कुछ ऐसा करे कि वो कहीं दूर रहे और घर बैठे बैठे उसकी बीवी की मौत हो जाए। तो पुलिस वाला था, उसे लगता था कि अगर डायरेक्टली कोई अटैक करेगा, मर्डर होगा तो हो सकता है कि शक हो, तफ्तीश हो, वो पकड़ा जाए। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं जो रूहानी ताकतों के माहिर लोग हैं, यानी जिनके पास तांत्रिक सिद्धि है, उसके ज़रिए कुछ बुरा काम करवा लिया जाए, हत्या करा दी जाए। तो इस तरह की उसकी प्लानिंग थी और उसने गणेशानंद तांत्रिक को 2 लाख रुपए पहले दिए थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दिन महीने साल गुजर रहे थे और गणेशानंद जो है उसकी बीवी की जान नहीं ले पा रहा था और गणेशानंद वो 2 लाख रुपए हजम कर चुका था। ऐसे में जब जब गोपीचंद इस तरह की बातों के लिए फिर से प्रेशर देता, गणेशानंद फिर से कुछ रुपए मांगता, फिर से कुछ परंपरा और कर्मकांडों की बात करता, तो इस तरह से अलग अलग किश्तों में गोपीचंद जो है गणेशानंद को तकरीबन 5 लाख रुपए दे चुका था। और आखिरी ट्रांजैक्शन किया था छुट्टी वाले दिन, जिस दिन उसने पहली बार छुट्टी ली थी, 26 मार्च को। और इस दिन उसने 1 लाख रुपए यूपीआई के जरिए गणेशानंद को दिए थे, जिसका एविडेंस पुलिस के पास ऑलरेडी था।
गणेशानंद ने पुलिस को ये बताया कि जब गोपीचंद उसके पीछे ही पड़ गया और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था रुपए लौटाने का, क्योंकि वो रुपए खर्च कर चुका था, तो उसने गोपीचंद को रात के अंधेरे में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे बुलाया अपने आश्रम में, और वहाँ पर एक मुर्गा लेकर आने को कहा और ये कहा कि मुर्गे की वो बलि देगा। और गोपीचंद को वो वहाँ परंपराओं के नाम पर गंगा नदी के किनारे रेत के ऊपर लिटा दिया और कहा कि कुछ तांत्रिक सिद्धियाँ करनी होंगी, कुछ कर्मकांड करने होंगे। फिर उसने हंसिया लिया, हंसिए से पहले उसने मुर्गे का गला काटा। गोपीचंद को लग रहा था कि शायद उसका काम अब बनने ही वाला है, कुछ ऐसा यहाँ से होगा कि घर में बीवी मर जाएगी। लेकिन हुआ ये कि तांत्रिक गोपीचंद से पीछा छुड़ाना चाहता था। जिस हंसिए से उसने मुर्गे का गला काटा, उसी हंसिए से उसने गोपीचंद का गला भी गंगा नदी के किनारे काट दिया और उसको पता भी नहीं चला और चंद मिनटों में उसकी हत्या हो गई। हत्या करने के बाद रात के अंधेरे में उसने गोपीचंद की लाश घसीट कर गंगा नदी के पानी में डाल दी। गंगा की तेज धार में लाश बहकर कहाँ निकल गई ये नहीं पता चला। गोपीचंद जिस बाइक में आया था उस बाइक को भी सबूत मिटाने के इरादे से गणेशानंद ने गंगा नदी में ही डाल दिया, विसर्जित कर दिया। लेकिन वो बाइक जो है पुलिस को बाद में तफ्तीश के दौरान मिल गई। तो इस तरह से एक ऐसा पति जो अपनी बीवी का कत्ल करवाना चाहता था, वो पति खुद सुपारी किलिंग का शिकार हो गया और उस आदमी का शिकार हो गया जिसे उसने अपनी बीवी के कत्ल के लिए सुपारी दी थी। तो वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक रोज़ खुद उसी गड्ढे में गिरता है। तो गोपीचंद मौर्य की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे मेरठ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करके यूपीआई नंबर्स के द्वारा और यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा सुलझाने में कामयाबी हासिल की। तो ये अपने आप में एक शानदार तफ्तीश का नमूना है जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आई होप कि इस कहानी ने आप लोगों को कम से कम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड ज़रूर किया होगा और इस बात की थोड़ी राहत भी आप लोगों को हुई होगी कि कोई इंसान जब किसी बेगुनाह की जान लेना चाहता है या किसी की हत्या करना चाहता है तो उसके साथ भी बुरा हो सकता है। तो हालांकि ऑब्वियसली मौत अगर किसी की भी हो, हत्या किसी की भी हो, वो अपने आप में दुखद बात है। लेकिन अगर कोई किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा हो और ऐसे किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए तो शायद हमारी संवेदनाएं उस आदमी के प्रति ज़्यादा होती हैं जिसकी हत्या होने वाली थी या जान जाने वाली थी। तो जाहिर है गोपीचंद की बीवी लकी रही कि वो बच गई। तो आज की कहानी यहीं तक। चूँकि मैं कल कोई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली जब वीडियो ही नहीं था तो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स भी नहीं किए, करते भी कहाँ। तो इसीलिए आज जो है मैं कोई कमेंट्स या आप लोगों का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सिलसिला आगे से फिर बदस्तूर रहेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।